मगध क्या एक ही वंश के द्वारा, एक ही शासक के द्वारा इसका विकास हो गया? नहीं ना हुआ। तो उत्कर्ष मतलब तो कैसे जन्म लिया, कैसे धीरे धीरे विकास किया, ठीक है, कैसे ये जन्म लिया, कैसे ये विकास किया। जब मगध पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, केवल मगध पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं मुख्यतः 6 वंश। मुख्यतः कितने वंश पढ़ते हैं? 6 वंश, मुख्यतः 6 वंश। हसीन माशुका क्या पढ़ते हैं मैडम? हसीन माशुका ये पढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि कौन कौन शासक सबसे कि संस्थापक है। ये क्या है? मगध वंश के ये संस्थापक है। संस्थापक, ठीक है। फिर इस वंश में जो हमें पढ़ना है मैडम, पहला वंश, ये किसके बारे में पढ़ना है मैडम बताइए? शिशुनाग। शिशुनाग, शिशुनाग। दूसरा क्या पढ़ना बेटा? और कोई है क्या मैडम? अंतिम शासक नंदी वर्मन। क्या? नंदी, और भी कुछ नाम जानते हैं? नंदी वर्मन जानते हैं, अंतिम शासक है क्या मैडम? शिशुनाग वंश का ये अंतिम शासक था। नाग दशक अंतिम शासक किस वंश का था? हर्यक वंश का। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला कौन था? समझ में आ रहा है? इसका जो पहला शासक था वो कौन था? महापद्मनंद। कौन था बेटा? बोलिएगा। महापद्मनंद। और अंतिम योग शासक अंतिम शासक मौर्य वंश के पहले शासक कौन था नाम? दूसरा था? तीसरा था? चौथा था? और अंतिम पांचवा कौन था? बृहद्रथ। ये अंतिम था। क्या था मैडम? अंतिम शासक। अब इसके बाद किस वंश का आया स्थापना? शुंग वंश। किसका आया? शुंग वंश का आया। और संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? वो विनाश किए। क्या किए? विकास नहीं हुआ। वहां से फिर बौद्ध धर्म का विनाश शुरू हो जाता है। तो शुंग वंश। उसके बाद फिर कौन है? कण्व वंश। कौन है? कण्व वंश। कण्व वंश संस्थापक कौन थे मैडम? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कौन थे? लिख दे दोनों का नाम। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। क्या बोलेंगे? पुष्यमित्र शुंग। मित्र शुंग। और इसका वासुदेव। कौन था बेटा? वासुदेव। दिख रहा बेटा? काजल बेटा क्या क्या ये क्या लिखे बेटा? पुष्यमित्र शुंग। क्या लिखे? शुंग, इसलिए नाम पड़ा शुंग वंश। क्या पड़ा? और कण्व से कैसे? कण्व का संस्थापक वासुदेव। ये कैसे याद रखेंगे? कण्व लास्ट में क्या है? और वहां से याद आएगा बेटा? कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब देखिएगा, यहां से मगध का इतिहास शुरू होता है। किससे? बिंबिसार से। कहां से होता है? और कहा जाता है कि यहाँ आते आते इसका उत्कर्ष हो जाता है, मतलब विकास पूर्ण रूप से, मतलब हर एक बिंबिसार से लेकर यहाँ तक चलता है, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ तक आता है, तो इसका विकास पूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा विकास जो सबसे शक्तिशाली वंश का शासक था मौर्य वंश से पहले, वो महापद्मनंद थे। महापद्म वो साम्राज्य का स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? साम्राज्य का स्थापना किए थे।
साम्राज्य का स्थापना किए थे। अब देखिएगा, देखिए मैडम, यहां बिहार है, मगध है, ये क्या है? मगध। ये क्या है मैडम? मगध। मगध कहाँ था? बिहार में। अब मगध कहा जाता था गया, पटना से गया के बीच के क्षेत्र को। कहां से बेटा? जो मगध का विस्तार था, मगध का विस्तार था, वो कहां से कहा था बेटा? पटना से गया तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? मगध। हाँ समझ बेटा, पायल बेटा, है बेटा, पटना से। और इसी गया में आपका बहुत बड़ा क्षेत्र था, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का थोड़ा सा भाग, सब इसमें मिला हुआ था। तो इन सब क्षेत्रों पे किसका प्रशासन था? मगध का। किसका शासन था? मगध का। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, इस मगध ने, अंजू मैम, इस मगध ने यहां से शुरू किया और इसके बगल में कौन था? अंग से साम्राज्यवादी नीति अपनाया और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र पर इसका विस्तार यहां तक, कहां तक हुआ बेटा? यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। तो आखिर ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? हुआ कैसे? उसी के बारे में आज हमको जानना है। तो ये मेरी बात कुछ समझ में आया बेटा? तो मगध का स्टार्ट यहां से बिहार से हुआ और मगध ने पहला विजय किससे प्राप्त किया? अंग पर किया। और अंग को जीतने के बाद ये साम्राज्यवादी भूख इसमें बढ़ गई और ये धीरे धीरे 16 महाजनपद के साथ साथ विश्व के अन्य देशों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और फिर इसका पहला कदम किसने उठाया? ऐसे तो कहा जाता है कि पहला किसने है? महापद्म नंद द्वारा किया गया, लेकिन बहुत योग बेटा नहीं था घनानंद योग बेटा नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी हत्या करके खुद शासक बन गए। और हेलना से विवाह करने का, हेलना से विवाह कर, सेल्यूकस की पुत्री हेलना, 305 में विवाह करने के बाद ये पूरा क्षेत्र, काबुल कंधार सब जो मिलता है, सब क्षेत्र जब दहेज के रूप में मिला तो मौर्य वंश का और विस्तार हो गया। तो इस क्षेत्र से यहां से लेकर दक्षिण भारत के अंतिम तट तक, मतलब चोल चेल पांडे को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में किसका विस्तार था? मगध का। अब कहा गया कि मगध का उत्कर्ष हुआ कैसे? इसके क्या कारण थे? कारण क्या थे? तो किसी को उत्कर्ष को एक कारण भौगोलिक कारण होगा, दूसरा खनिज संसाधन। क्या होगा? खनिज संसाधन। तीसरा क्या हो सकता? हाथी। क्या था ना? हाथियों का मिलना, लिख दे, हाथियों का उपयोग। चौथा क्या हो सकता है मैडम, बताइए? मगध में वैदिक संस्कृति का प्रसार ना होना। मगध में का प्रसार ना होना। क्या ना होना? प्रसार ना होना। और कुछ है क्या? और है नवीन तकनीक का उपयोग करना।
कि व्यक्ति, समाज, देश, इन सब के विकास में, सबसे अधिक योगदान आर्थिक का होता है। सबसे अधिक योगदान आर्थिक, किसका होता है बेटा? आर्थिक का। विकास में जो योगदान होता है, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? आर्थिक कारण का, आर्थिक विकास से। बोल सर आर्थिक का आर्थिक से कैसे होगा? मैं किसी व्यक्ति, समाज या देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आपका विकास होगा? नहीं होगा। तो जब आपका विकास होगा तो आपके जैसे 5-7 लोग और भी नौकरी करेंगे, तो समाज का विकास हुआ। जब समाज का विकास होगा तो समझ में, मतलब किसी के विकास से ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। अब इस आर्थिक कारण ने क्या जन्म दिया बेटा? आर्थिक कारण हमेशा सामाजिक विकास को जन्म देता है। तो आर्थिक कारण ने किसको जन्म दिया? जन्म दिया सामाजिक विकास को। किसको जन्म दिया? सामाजिक विकास को जन्म दिया। किसको दे दिया बेटा? सामाजिक विकास को जन्म दिया। अब सामाजिक विकास किसको जन्म देगा? सांस्कृतिक और विचारधारा विकास को। इसने 2 काम किए। कितने काम किए? इन्होंने जन्म दिया। जब सामाजिक विकास आता है मैडम, तो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन। किसको जन्म दिया? सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक परिवर्तन फिर किसको जन्म देता है? विचारधारा की परिवर्तन को जन्म देता है। विचारधारा का तो सर ये क्या क्या पढ़ा रहे पता नहीं है। विचारधारा परिवर्तन को, अब जब विचारधारा में परिवर्तन हो जाएगा तो राजनीतिक स्तर ऊपर उठ जाएगा। राजनीतिक स्तर, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है स्तर ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। तो ले कैसे? अब सामाजिक विकास का जन्म हुआ, सब बराबर है, तो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म हुआ। जब पहले एक के पास 100 रुपया था, अब 10 के पास 50 रुपया, तो परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा। अब जब सबके पास बराबर पैसा तो क्या होगा इसमें? जब विचारधारा में परिवर्तन होगा तो कहां अपने आप आएगा? क्या उठेगा? ऊपर उठेगा। तो इन सब ने मिलकर आर्थिक से शुरू होकर सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, और सांस्कृतिक से क्या हुआ? अब विचारधारा में जब परिवर्तन हो तो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। अब जब राजनीतिक स्तर ऊपर उठा तो बोला भैया हम और से पीछे क्यों रहे, हम अभी अपने संघर्ष करके उस मार्ग को आगे बढ़ेंगे जिससे हमारा विकास हो। अब ये मगध था, क्या था मैडम? मगध था, और मगध प्लस अंक को, मगध और अंक को अछूत माना जाता। क्या माना जाता? अनार्य। क्या कहा जाता? इसे क्या कहा जाता ना? अनार्य। वैदिक काल में मगध और अंक के निवासी को, मगध और अंक के निवासी को क्या कहते हैं? अनार्य। क्या कहा गया? अनार्य। इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद मिलता है। कहाँ मिलता है ना? अथर्ववेद मिलता है। हम आगे चर्चा करेंगे। कहा गया कि मतलब हम भैया गंडक तक जाएंगे, गंडक के आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर जो लोग रहते सब अछूत है। गंडक में सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी, तो अब गंडक तक रहेंगे, गंडक से आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर सब अछूत लोग रहते हैं और हम उस पर टच होना
नहीं चाहते, हमारा संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगा। मगध ने बोला कि जब आप मेरे तरफ नहीं आएंगे तो हम अपना विकास खुद करेंगे, खुद करेंगे। तो हमारे पास, व्यक्ति के पास जब संसाधन आना बंद हो जाए, जब कोई सहयोग करना बंद कर दे, तो लोग खुद से संघर्ष करना शुरू करते हैं और विकास के मार्ग पर चलते हैं। तो मगध ने भी वही किया मैडम, जब बाहर से सहयोग मिलना बंद हो गया तो उन्होंने खुद का सहयोग काम करना शुरू किया और देखा है कैसे डेवलपमेंट होगा। तो बोला कि जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक समाज में किसी रूप में हम समानता ला नहीं सकते। जब समानता नहीं ला सकते हैं तो फिर हमारा देश गुलाम, क्योंकि पड़ोसी देश तब तक आप पे आक्रमण नहीं करेगा, पड़ोसी देश तब तक आप पर, जब तक आप शक्तिशाली रहेंगे। जिस दिन आप कमजोर हो गए, पड़ोसी देश आप पर हावी, तो पहले आपको अपने आस पड़ोस से बचना है तो अपने आप को क्या करना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। और शक्तिशाली के लिए केवल उस समय था हथियार, क्या था, हथियार। और हथियार तभी आ पाएगा जब उत्पादन अधिशेष होगा, और उत्पादन अधिशेष होने का लाभ तभी मिलेगा जब उसका व्यापार होगा। जब व्यापार होगा तो आय बढ़ेगा, जब आय बढ़ेगा तो आम जनता के आय में वृद्धि होगी, पैसा में वृद्धि होगा तो राजकोष भी टैक्स के रूप में, और उस टैक्स से हम क्या बनाएंगे, हथियार बनाएंगे और सेना गठन करेंगे। और इन दोनों की मदद से हम अपनी शक्ति को और बड़ा मजबूत करेंगे, और मजबूती के बाद हम आसपास के क्षेत्र पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, अपने क्षेत्र क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, और इसमें मेरी शक्ति का बढ़ेगा। तो अब मगध ने पहला कारण आते हैं हम भौगोलिक कारण, क्या आते हैं, भौगोलिक कारण। रीता मैम, भौगोलिक कारण क्या आते हैं, भौगोलिक कारण। राहुल अभी तक समझ में आया ना बेटा, परेशानी हो रही। अब भौगोलिक कारण, सबसे पहले बेटा हम जब देखते हैं अंजू मैम मगध को, किसे देखते हैं, मगध को देखते हैं, मगध को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मगध जो है वो 3 नदी से घिरा हुआ, कितने नदी से, 3 नदियों से घिरा, कितने नदी से, G2S नदी का क्या नाम है बेटा, G2S, कितने नदी है मैडम, G2S से घिरे हुए मगध। कौन बेटा, तो बोले सर क्या है, तो जी से हो गया आपका गंडक, क्या हो गया, जी से हो गया गंगा, और एस से हो गया सोन नदी। आया मैडम याद, कोई दिक्कत, तो कहते हैं कि गंडक, सोन और गंगा से घिरा हुआ था, अब देखिएगा ये मगध है, यहां आ गया आपका गंडक, इधर आ गया सोन, इधर आ गया गंगा, इधर आ गया गंगा, मतलब ये पूर्ण रूप चारों तरफ से सेफ्टी था। बाह्य आक्रमणकारी को बहुत मेहनत से इसके मुख्य द्वार पर आना पड़ता, मतलब प्राकृतिक ने इसे बहुत सुरक्षित स्थान दे रखा था। मगध की सुरक्षा में और नदियों के साथ साथ और किसका सहयोग था मैडम, कहते हैं कि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। कितने पहाड़ से, जो मगध थे वो 5 पहाड़ों से घिरा था। कितने पहाड़ों से घिरा था बेटा, कितने पहाड़ों से, पहले रत्नागिरी, क्या था मैडम, सब लिखना है, कोई भी छोड़िएगा नहीं बेटा, रत्नगिरी। दूसरा क्या था राहुल, विपुलगिरी। तीसरा क्या था, उदयगिरी।
और चौथा क्या था मैडम? व्यवहार गिरी, व्यवहार। हाँ, और लास्ट था सोनगिरी। क्या था? सोनगिरी, सोनगिरी। इस पांचों से घिरे होते, पांचों से घिरे होते। तो बाहरी आक्रमणकारी को यहाँ पहुंचने में, तो देखिए ये मगध, मगध लिखने का अर्थ पहले ये समझ लीजिएगा अंजू मैम, मगध कोई ये क्षेत्र का नाम है, मगध राजधानी नहीं है। मगध की पहली राजधानी, मगध की पहली राजधानी राजगृह था, जिसका संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। और ये 3 नदियों से घिरा हुआ था, ये और ये 5 पानियों से घिरा हुआ था। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले ये मगध मतलब पूरा क्षेत्र नहीं बेटा, राजधानी सुरक्षित रहे कि राजा पे कोई बाहरी आक्रमणकारी हमला ना कर सके। ठीक है ना? आधा जरा भारत, आधा जरा यहाँ से गंगा नदी निकलती है मैडम। ठीक है, गंगा नदी निकली, यहाँ से ऐसे आया और ऐसे बहना और ऐसे बांग्लादेश में चला गया, बंगाली खाड़ी में मिल गया, बंगाली खाड़ी में मिल गया। तो कहते हैं मैडम ये जो गंगा नदी क्षेत्र है, ये जो गंगा नदी क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्राकृतिक रूप से अपर गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, लोअर गंगा। लोअर तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और लोअर गंगा। यहां से लेकर इलाहाबाद तक, झांसी मान ली, इलाहाबाद मान ली, एक ही बात है। मतलब आप छोटे देहरादून से लेकर उत्तराखंड नहीं, देहरादून से लेकर इलाहाबाद तक से पहले ऊपरी गंगा कहते। क्या कहते मैडम? ऊपरी गंगा। देहरादून से लेकर, मोटा मोटी बता रहे, इलाहाबाद से पहले, बात से पहले, तो इसको कहते हैं ऊपरी गंगा। क्या कहते हैं मैडम? ऊपरी गंगा। इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बॉर्डर तक, मतलब अंतिम छोर तक, अंतिम छोर तक कहते हैं मध्य गंगा। क्या कहते हैं मैडम? मध्य गंगा। इलाहाबाद से कहाँ? वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम WBC मतलब बेटा वेस्ट बंगाल। क्या बोलेंगे? वेस्ट पश्चिम बंगाल, ये कलकत्ता, ये आप मोटा मोटा समझ लिए। और यहाँ से जब हम बांग्लादेश पढ़ते हैं तो कहते हैं निम्न गंगा क्षेत्र, निम्न गंगा क्षेत्र। यहाँ से बांग्लादेश तक, कहाँ? बांग्लादेश तक पढ़ते तो कहते हैं निम्न गंगा। क्या कहते हैं? ये ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं मैडम आप लोग को, ज्योग्राफी में हम पढ़ाए हैं, भूल गए हैं आप लोग। मध्य गंगा। अब देखिएगा मैडम, अभी कुछ मत लिखिएगा, बहुत बहुत लंबा पढ़ाना है आज मैडम, आप केवल ध्यान से सुनते रहिए। 7-8 बज जाएगा आज रात, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब देखिएगा, इलाहाबाद से लेकर मध्य गंगा कहते हैं मध्य गंगा क्षेत्र। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोटा मोटी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा पजल कर रहा है, पजल ज्योग्राफी में कर चुके हैं। पजल आपको कहाँ कर चुके हैं? अभी यहाँ के लिए मोटा मोटी इतिहास पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप समझ लीजिए क्यों। मध्य गंगा क्षेत्र और ऊपरी गंगा क्षेत्र में क्या अंतर है ये जान लीजिए। ये यहाँ पे जो मिट्टी है बेटा वो थोड़ा मोटा मोटा है। क्या मैडम? ऊपरी गंगा मिट्टी मोटा मोटा है, थोड़ा सा मोटा मोटा है। और यहाँ का मिट्टी, इस क्षेत्र का मिट्टी मैडम महीन महीन है। क्या मैडम? इस क्षेत्र का मिट्टी कैसा है मैडम? महीन महीन, महीन महीन, सब महीन महीन समझ में आता है ना? ठीक है, हम ठेठिया में खोटा में पढ़ाना चाह रहे हैं, महीन मिट्टी। और इसी क्षेत्र में जो विकास किया वो मगध किया। क्या क्या मैडम? मगध के समान ही एक और 16 महान पद थे जो मगध की तरह ही शक्तिशाली थे मैडम। वो कौन था? अवंती। कौन था मैडम? अवंती। कौन था? अवंती। मगध में भी लोहा पाया गया और कोयला पाया गया, लेकिन मगध के शासकों ने कोयला का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोहे का उपयोग उन्होंने करना सीख लिए थे। उसी प्रकार अवंती में भी लोहा और कोयला था, लोहा, तो उन्होंने कोयला का उपयोग कर पाया ना लोहा का उपयोग कर पाया, वो पिछड़ गए और मगध विकास कर गया। तो कहते जब आपके पास जो संसाधन उसका सही इस्तेमाल आप करते हैं तो हमेशा आगे जाते हैं। तो अपने संसाधनों पर, अपने शक्तियों पर विश्वास करना सीखे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं।
अब यहाँ का मिट्टी थोड़ा भुरभुरा था, तो महीन मिट्टी था बेटा, तो इसमें जो सिंचाई करते थे तो इसमें एक तो कुदाल आ गया, क्या आ गया, कुदाल से कोड़ना आसान हो गया। जब इसमें मिट्टी हल्का था, कोड़ाई भी अधिक होगा, आराम से होगा। जब कोड़ाई अधिक होगा तो ऑक्सीकरण अधिक होगा, उत्पादन क्षमता, तो इसलिए यह शब्द में क्या हुआ, उत्पादन क्षमता अधिक था। और यहाँ मिट्टी मोटा मोटा था, कोड़ाई होती थी, पानी सब यहाँ होता था, सब चीज है, लेकिन मिट्टी मोटा मोटा है, इसलिए कोड़ाई करने में दिक्कत होती थी और पानी नमी सोख नहीं पाता था, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। तो जिस क्षेत्र में जैसे चीज मिला और लोग उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, उपयोग करना शुरू कर दिए, तो उनका विकास होना। और इनमें सबसे पहले इसका उपयोग कौन किया, मगध किया। कौन किया, मगध किया। तो अब देखिएगा ये चीज समझ में आया कि मध्य गंगा क्षेत्र में स्थित होने के कारण। तो भौगोलिक कारण में तीसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या लिखेंगे बेटा, पहले 3 नदियां देखें, फिर 5 पहाड़ देखें, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, मध्य गंगा क्षेत्र में होना, मध्य गंगा क्षेत्र में होना। समझ में आया बेटा। अब देखो इसको मिटा दे बेटा, नहीं दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है। अब जब 3 नदी है मैडम, तो इसमें यातायात साधन होगा, यातायात साधन होगा। तो यातायात साधन में पहले 2 मार्ग थे, 2 मार्ग। पहला है रेल मार्ग, अभी नहीं आएगा रेल मार्ग नहीं होता है, मिस्टेक होता है कभी कभी, वो भी वही पढ़ा दे ना, भारतीय पहली रेल यात्रा कभी इकोनॉमिक्स, तो हाँ तो उसको याद आ गई बच्ची, ठीक है, याद तो कम से कम है ना। दूसरा जल मार्ग, क्या बेटा, सड़क मार्ग और जल मार्ग, ठीक है, 2 मार्ग थे बेटा यातायात के, ठीक है। इस नदियों का और उपयोग क्या हुआ मैडम, नदियों का पहला उपयोग क्या होगा मैडम, इसी में लिखे, नदियों में ही लिखेगा मैडम, नदियों का उपयोग, नदियों का, तो नदियों के उपयोग में पहला क्या लिखे, यातायात, क्या लिखे, यातायात। दूसरा क्या लिखे, सिंचाई लिख दे, क्या लिख दीजिए, सिंचाई। और तीसरा पीने का पानी, पीने का पानी, ठीक है। अब नदी था मैडम, तो नदी के बगल में थोड़ा दूर दूर पर कुआं बना दिया, क्या बना दिया, कुआं, रिंग वेल, क्या बता दिया, पक्का मिट्टी का कुआं या पत्थर का कुआं बना दिया, जो धसे ना धसे, खाली घर छोड़ कहीं से काट देना, खाली घर छोड़ के। अब देखिए यातायात साधन, सिंचाई, पीने का पानी। अब एक चीज क्या बताया, कुआं, क्या गया, कुआं, क्या बेटा, कुआं। इन चारों किससे प्राप्त हो बेटा हमको, नदियों से। अब यहाँ का व्यवस्था कैसा होगा सब बताइए, ठीक है। अब देखिए नदी से और पहाड़ से मैडम, नदी और पहाड़ से क्या होगा मैडम, हमको नदी मिला प्लस क्या मिला, पहाड़ ही मिला, तो 3 नदी और 5 पहाड़। तो अंजुम में नदी और पहाड़ से क्या लाभ मिलेगा, आप हमको बताइए सोच के, केवल अभी समझाएं जस्ट मैडम। सामरिक लाभ, क्या, जो बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा, इसको किदाई भाषा में क्या बोलते हैं मैडम, सामरिक लाभ, क्या बोलते हैं, सामरिक लाभ। अब ना पहाड़ से कोई आक्रमणकारी प्रवेश कर सकता है हमारे राजधानी में, ना जल मार्ग से कोई प्रवेश कर सकता है, इसी को कहते हैं किदाई भाषा में क्या बेटा, तो आप लिख दे क्या कि बाह्य आक्रमणकारी नहीं होंगे, चलेगा ना, चलेगा ना बेटा, चलो इसको मिटा दे बेटा। मध्य गंगा क्षेत्र क्या था मैडम, मध्य गंगा क्षेत्र क्या था राहुल, मध्य गंगा क्षेत्र। मध्य गंगा क्षेत्र में क्या हो दिया हम, सिंचाई, क्या दिए, सिंचाई का साधन, सिंचाई का साधन था,
क्या था बेटा? सिंचाई का साधन। अब मध्य क्षेत्र में जब सिंचाई का साधन है तो यहाँ पे उत्पादन क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा। अधिक या अधिशेष? अधिशेष होगा कि नहीं मैडम? अब देखिएगा, जब उत्पादन अधिशेष होगा तो इससे कितना लाभ होगा? 2 लाभ होगा। कितना लाभ होगा मैडम? 2 लाभ। पहला लाभ होगा कि व्यापार बढ़ेगा। क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। और दूसरा लाभ क्या होगा मैडम? टैक्स बढ़ेगा, टैक्स मिलेगा अधिक। कैसा टैक्स मिलेगा बेटा? अधिक मिलेगा, टैक्स अधिक मिलेगा। अब देखिएगा राहुल बेटा, जब टैक्स अधिक मिलेगा बेटा तो राजकोष खाली हो या भरेगा? तो राजकोष में वृद्धि होगा। वेरी गुड, राजकोष में वृद्धि होगा। राजकोष में वृद्धि होगा। जब राजकोष में वृद्धि होगा तो क्या रखेंगे हम? सेना रखेंगे। क्या रखेंगे मैडम? सेना रखेंगे। सेना स्थायी होगा। सेना क्या होगा? ये वर्ड हम जानबूझ के लिखे मैडम, अस्थाई भी लिखे और प्लस हम क्या लिख देते हैं अपने तरफ से? वृद्धि होगा। क्या होगा? अस्थाई सेना का विकास करने वाला पहला शासक था बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे बेटा? हर्यक वंश का पहला शासक। हर्यक वंश का पहला शासक, हाँ इसी को बोला था। श्रेणी में संगठन करने वाला। क्या है? सेना का संगठन करने वाला। तो हम जब बिंबिसार पढ़ाएंगे तो अब अस्थाई सेना का जब विकास होगा अंजुमन तब क्या होगा? आप देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा मैडम, आपको हम लिखाए थे सामाजिक परिवर्तन होता है। क्या होता है मैडम? तो उस समय दिमाग नहीं का। अब देखिए कैसे काम करेगा दिमाग आप लोग का। उस समय सर क्या लिखा है, अब आप लोग उसी चीज को डिफरेंट करके पढ़िएगा कि टैक्स मिला, टैक्स अधिक, मतलब टैक्स अधिक मिला मैडम, तो राजकोष क्या हुआ? राजकोष में वृद्धि होगी। पहला काम क्या होगा? अस्थाई। और इस सेना में नौकरी किसे देंगे? नौकरी किसे देंगे? ऑप्शन आप लोग समझ, मगध के जनता को, ए, बी अवंती के जनता को, सी वत्स के जनता को, डी मत्स्य के जनता को। क्योंकि मगध और अंग को क्या माना था? अनार। क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। यहाँ कोई आके काम करना, तो भैया हमारे पास जो संसाधन उसी को डेवलप करेंगे ना। अब हमारे यहाँ मानते 100 लोग हैं। कितने लोग हैं मैडम? 100 लोग हैं। हमने 70 लोग क्या दे दिया और 30 लोग कृषि कर रहे हैं। 30 लोग कृषि कर रहे हैं, तो सबकी सामाजिक स्थिति क्या होगी? परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन होगा ना। सामाजिक परिवर्तन हुआ। जब आय में राजा की वृद्धि हुई तो राजा ने पहले क्या काम किया मैडम? अस्थाई सेना रखा। अस्थाई सेना रखने नौकरी किसे देगा? मगध के लोगों को। किसे देगा? मगध के लोगों को ही। अब मगध के लोगों को देगा तो क्या आ जाएगा मैडम? यहां से सामाजिक परिवर्तन। अब जब यहाँ की यही के लोगों को देगा क्या आया? सामाजिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ बेटा? मतलब भैया आप 20 रुपया कमा रहे हैं तो हम भी 20 रुपया कमा रहे हैं, दिक्कत थोड़ी है। हम तुम बराबर हो गए ना मैडम? तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब सब सामाजिक परिवर्तन हुआ मैडम, तो मगध के लोगों के आय में वृद्धि हो गया। मगध के लोगों के आय में वृद्धि हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है मैडम? आय में वृद्धि से। आय में वृद्धि से होता है। कुछ लोग व्यापारी भी तो होंगे मैडम, कुछ लोग तो व्यापार भी होंगे ना। तो अब देखिए मैडम, अच्छा थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, वैदिक काल तब मजा आएगा। तो इसको मिटाए बेटा जल्दी जल्दी में, पिक लेंगे। खनिज संसाधन। दूसरा पॉइंट ऑन है बेटा।
खनिज संसाधन क्या है? खनिज संसाधन। तो आप जानते हो रीता मैम, मगध क्या जानते हो मैडम? मगध। मगध से क्या क्या प्राप्त होता है बताइए, अभी अभी जस्ट बताएं। पहला कोयला, दूसरा लोहा, तीसरा लकड़ी और चौथा हाथी। तो पहला कोयला, दूसरा लोहा, तीसरा लकड़ी, चौथा हाथी, चौथा हाथी। इतने चीज प्राप्त होते थे बेटा। तो कोयला का उपयोग, बाकी इन तीन चीज का उपयोग कौन किया? मगध के वासी, मगध के वासी। अब देखिए बेटा, पहला आते हैं लोहा। क्या आते हैं? लोहा। लोहा जो भारत में पहली बार मिला मैडम, वो 1000 BC में मिला अतरंजी खेड़ा से। कहा मिला? अतरंजी खेड़ा से। कहां से मिला बेटा? अतरंजी खेड़ा से मिला। ठीक मैडम। और उसके बाद इसका सही विकास 600 BC के आसपास हुआ। कब हुआ? 600 BC के आसपास। और सबसे पहला विकास किया मगध के शासकों ने, मगध के शासकों ने। इस लोहा से मैडम उन्होंने क्या बनाया? दो चीज बनाया। एक तो बनाया हथियार, क्या बनाया? और एक हल, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण। कुदाल बोलना अच्छा इसलिए नहीं लगा मैडम कि पहला फावड़ा बना, फिर फाल बना, क्या बना? फिर कुदाल बना। तो पहला उपकरण में क्या बना? फावड़ा समझते मैडम? याद है? हाँ एकदम ठीक। फावड़ा, फाल और कुदाल, कुदाल, ये तीन चीज मिला, तीन चीज बना उपकरण से। इन तीनों ने कृषि को आसान कर दिया, कृषि को आसान कर दिया, आसान कर दिया, आसान कर दिया। कृषि को आसान मतलब कृषि उत्पादन को क्या कर दिया बेटा? आसान कर दिया। अब देखिए क्या होगा मैडम, इन तीनों ने कृषि उत्पादन को आसान कैसे किया? तो जुताई है मैडम, क्या है मैडम? जुताई क्या होने लगा मैडम? अधिक होगा, जुताई अधिक होगा मतलब गहरी, अधिक मतलब गहरी होगा। तो जुताई अधिक मतलब गहरी। तो जब जुताई गहरी होगी, इसका जो परिणाम निकलेगा वो परिणाम कैसा होगा? हमेशा अच्छा होगा। क्या होगा? मतलब उत्पादन क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब जब इस लोहा से अब क्या हथियार निर्माण किया, हथियार निर्माण किया। लोहा का समझ में आया मैडम? अब लकड़ी आते हैं मैडम, क्या आते हैं मैडम? लकड़ी का बेस कीमती लकड़ी था, इसको महल बनाया। क्या बनाया मैडम? महल में उपयोग किया, महल में उपयोग किया। आज भी झारखंड के जंगलों में क्या मिलता है बेटा? कौन लकड़ी मिलता है? साल मिलता है, साल को ही सखुआ कहते हैं। और क्या है? शीशम है। बहुत सारा बेशकीमती लकड़ी मिलता है और उसको किस में उपयोग किया? और ये सबसे अच्छा महल कहाँ? पटना बनाया। कौन बनाया? पटना बनाया। इसी लकड़ी से, इसी लकड़ी से जो महल बनाया। तो लकड़ी का महल कहाँ बनाया बिंबिसार ने? पटना में बनाया। कहाँ बनाया मैंने? पटना में। वो चंद्रगुप्त मौर्य तक भी देखेंगे। आप कहाँ देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य तक भी देखेंगे। जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे तब उस पर चर्चा करें। हाथी का उपयोग क्या किया मैडम? देखिए मैडम, इस कुदाल का उपयोग एक जगह और किया जो हम यहाँ मिस्टेक ध्यान उतर गया था। इस कुदाल का उपयोग जो किया मैडम, वो जंगल साफ करने में। कहाँ किया मैडम? जंगल साफ करने में। क्या करने में मैडम? साफ करने में किया। अब जंगल साफ किया तो कृषि क्षेत्र क्या हो गया मैडम? कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। समझ में आया रीता मैम? देखिए मैडम, ये है मगध, ये है मगध। और इतना दूर में कृषि करते हैं। क्या करते हैं? इतना दूर में कृषि करते थे। और ये जंगल था, ये
जंगल था। हमने हाथी और कुदाल के माध्यम से इसको धीरे धीरे काटना, तो धीरे धीरे पहले इतना साफ हुआ, इतना, तो क्या हो गया, ये कृषि भूमि हो गया, कृषि भूमि हो गया, तो इतना उत्पादन बढ़ा, फिर धीरे धीरे और साफ की, और बढ़ा, धीरे धीरे और साफ की, और जब कृषि भूमि बढ़ेगा तो उत्पादन तो भी, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी, आय बढ़ेगा तो राजकोष भी, और राजकोष बढ़ेगा तो वो अपना उपयोग करेगा ही करेगा। तो कृषि का विस्तार हो गया, कृषि क्षेत्र का, कृषि का नहीं, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, हो गया। अब इस लकड़ी जो काटा, इस कृषि को, जो कृषि क्षेत्र के विस्तार में जो जंगल को साफ किया, तो किसके सहयोग से किया? हाथी के सहयोग से किया, हाथी के सहयोग से किया, तो जंगल आसानी से साफ हो गया। जब आसानी से साफ हो गया, कृषि योग्य भूमि भी बन गया। हाथी का उपयोग दो जगह किया बेटा, पहला जंगल साफ करने में, क्या किया बेटा? जंगल साफ करने में। दूसरा जो काम किया उन्होंने, वो क्या किया बेटा? वो किया युद्ध में। कहा किया? युद्ध के मैदान में किया। और युद्ध के मैदान में ऐसा किया मैडम कि जो चीज टूट नहीं सकता था, वो हाथी उसको आराम से तोड़ देता, तोड़, तो विजय ऐसा ही हो गया। अब सब लोग पैदल लड़ रहा है, कुछ लोग हाथी पे चढ़ के लड़ रहा है बेटा, तो हाइट तो बढ़ गया ना, तो वहां भाला फेंकने में भी, तब तक उतने देर में तो हाथी रौंदते हुए आगे बढ़ जाता। तो हाथी का तोड़ कब आया मैडम? जब बम आया। क्या है? जब बम आया। और बम कौन लाया? बाबर लाए। बाबर से पहले विजयनगर में आया था। कहा था मैडम? भारत में सबसे पहले बम का उपयोग, बारूद का उपयोग विजयनगर और बहमनी युद्ध में हुआ। विजयनगर और बहमनी युद्ध में हुआ था। उसके बाद बाबर लेके आया था, उसके बाद बाबर लेके आए थे। यहां तक आया मैडम समझ में? तो हाथी का उपयोग भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। ये थर्ड पॉइंट लिखा है ना, हाथी का उपयोग, हाथी का उपयोग। तो ये दो उपयोग हो गए, जंगल साफ करना, कोमल युद्ध के मैदान में भाग। ठीक है, मिटा सकते हैं बेटा? और ठीक। चौथा पॉइंट क्या लिखना है आपको? मगध में वैदिक संस्कृति का प्रसार। आप देखिए मैडम, सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मगध में वैदिक संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मैडम? तो प्रसार नहीं, उसे लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ मैडम को बताइए मैडम? बताओ, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। क्या बोल बेटा? देखिए, वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं मैडम, क्या पढ़ते हैं मैडम? वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो दो काम पर प्रतिबंध है, दो काम पर प्रतिबंध है। पहला काम है क्या मैडम? व्यापार। व्यापार करने वाले को अच्छे दृष्टि से नहीं देख सकते। ठीक है मैडम? तो व्यापार करने में प्रतिबंध था। दूसरा है समुद्र मार्ग। क्या मैडम? समुद्र मार्ग पर जाना आने पे प्रतिबंध था। समुद्र मार्ग आने जाने पे मतलब नदी मार्ग से आना जाना नहीं था, आने जाने पर प्रतिबंध था। अब देखिए, व्यापार ना करना, मगध ने दोनों काम किया। मगध ने ये दोनों काम किया। सबसे पहले जो अधिशेष हुआ उसका क्या किया मैडम? तो उससे लाभ कमाया, और उस व्यापार को और अधिक शक्ति कौन दिया? नदी मार्ग। ऐसे कहीं बहुत दूर चला गया, वो व्यापार करके वापस आया, तो व्यापार मार्ग भी खोज कर लिया, और इनकम भी। और वो इनकम जो व्यापारी करता है वो अपने पास नहीं रखता, उसको राजा को भी टैक्स देना पड़ता है। जब राजा को टैक्स देंगे तो राजा कोष बढ़ेगा। तो राजा, वहां के राजा ने दोनों काम को खुले मन से स्वीकार किया, बोले आप कर सकते हैं। तो समझ में आया?
कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े, बोलो बेटा 5वां पॉइंट, नवीन तकनीक का उपयोग। नवीन तकनीक का उपयोग, नवीन तकनीक का उपयोग। अब देखो बेटा, ये नवीन तकनीक का उपयोग क्या है सो बताइए, को बता सकते मैडम? मगध के शासकों ने पहली बार आने में बेटा एक नया उपयोग किया, रोपाई विधि। जो अब हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि चावल की रोपाई विधि का उपयोग किसने किया शुरुआत? तो मगध में। कहाँ हुआ बेटा? तो नवीन रोपाई है बेटा, रोपाई विधि। अभी करते हैं सो, पहले क्या था, छिड़ देना जो हो, हाँ पहले तो छिड़ देना, क्या था बेटा पहले, और वो हो रहा है, वो वही होगा आगे चल के। अब क्या होता है कि पहले रोपे, फिर उसको हम थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसको मड़ाई करके, फिर उसको कबाड़े, और फिर से रोपे, फिर से रोपे। तो ये विधि से क्या उत्पादन क्षमता और बढ़ गया, चावल और क्षमता। रोपाई विधि कारण क्या हो बेटा, इस क्षेत्र में जो चावल का उत्पादन था, आप धान लिख सकते हैं, चावल का उत्पादन क्या होगा प्रीति बेटा, बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। अब चावल को उत्पादन बढ़ा तो मुख्य भोजन हो गया, ये मुख्य भोजन हो गया, मुख्य। झारखंड बिहार के लोगों को मुख्य भोजन क्या है? झारखंड बिहार बंगाल के लोगों को चावल, रोटी मिले ना मिले एक था, मैक्सिमम लोग को, कुछ लोग को नहीं कि नहीं मिला तो भी चलता है, कुछ लोग को चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग को क्या चाहिए? चावल चाहिए। तो मुख्य भोजन क्या हो गया बेटा? चावल हो गया। इस चावल में क्या मिलता है बेटा? माड़, और माड़ से क्या बनता था? प्रजनन शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। और प्रजनन शक्ति कारण क्या हुआ कि बच्चे की संख्या बढ़ गई, बच्चे की संख्या बढ़ गया, बच्चे की संख्या बढ़ गया, उत्पादन क्षम, बच्चे की जन्म देने की संख्या बढ़ गई बेटा। अब जनसंख्या वृद्धि ने क्या किया मैडम, इस जब बच्चे की संख्या बढ़ गई मैडम, तो क्या कहते हैं इसको? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहते हैं मैडम? जनसंख्या वृद्धि। इससे क्या लाभ हुआ बोलिए बेटा? दो चीज हुआ बेटा, पहला है कि सस्ता श्रम मिला। क्या मिला बेटा? सस्ता श्रम, मतलब कि हाँ कम पैसा में अब सेना लगाना मैडम। दूसरा राजा दे रहा है 50 रुपए, कितने दे रहा है मैडम? वहां जनसंख्या कम है, जनसंख्या हमारे यहाँ बोला क्या ना 15 रुपए में कर देंगे, कोई टेंशन। आज भी देखते हैं ना, कभी कभी शाम में 10 बजे के बाद लेबर बोले ना सर कोई दिक्कत नहीं, 500 मांगा ना, 400 में हम कर देंगे, 400 में कर देंगे। तो बोले 15 रुपए में हम कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा सर। तो श्रम सस्ता हो गया, तो अब जो 50 में एक सैनिक यहाँ कितना आ रहा है मैडम? 3। तो शक्ति बढ़ेगा इससे घटेगा? बढ़ेगा। श्रम सस्ता हो गया। अब जनसंख्या बढ़ेगा मैडम, तो और क्या बढ़ सकता है? जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो वहां बाजार भी तो बनता है, तो बाजार का भी निर्माण होगा, बाजार का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा बेटा। तो श्रम शक्ति से क्या क्या फायदा होता है मैडम? किसी चीज का लागत क्या होता है मैडम? लागत, लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बढ़ जाएगा ना बेटा। राजा को लाभ होगा कि घटेगा? 50 रुपए को एक सैनिक रख रहा है, 50 रुपए में, तो राजा को क्या हुआ? तो राजा का लागत क्या होगा? लाभ क्या हो जाएगा? अब जब लागत कम हो गया, लाभ बढ़ गया, तो सस्ते श्रम से राजकोष में क्या होगा? वृद्धि हो गया। क्या होगा? राजकोष में वृद्धि हो गया। राजकोष में, जब राजकोष में वृद्धि हो गया तो सेना क्या हो गया? अतिरिक्त रखा गया। अतिरिक्त समझ में आया मैडम?
अब सेना जब रखे मैंने तो पैसा रख के देंगे, पैसा इसको बैठा के क्या करेंगे, इससे सेना से क्या लेंगे, काम लेंगे। और काम क्या है, युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ने से क्या होगा, साम्राज्य का और जब साम्राज्य का विस्तार होगा तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक, एकदम मतलब ईरान इराक से लेकर दक्षिण भारत तक, इतना तक विस्तार हो जाए। समझ में आया बेटा, आज इतने रखें। जय हिंद, जय भारत।